हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में। तो जितने भी लोग यहाँ पर एकदम बिगनर सीरीज को क्लास 1 से फॉलो कर रहे हैं, तो आज हमारे सामने आप देख रहे हैं लेक्चर 8 में हम लोग जो पहला कदम सीरीज है हमारी, जिसमें कि हम लोग एकदम बेसिक से जीरो लेवल से सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो देखो थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को यहां पर समझने वाले हैं। अब सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंपनी का जब भी हम शेयर लेते हैं ना, तो हमें हमेशा उस कंपनी के इंटरनल जितनी भी चीजें होती है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। और वो हमें तब पता चलेगी जब हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें बता दे एक शेयर और हम वो खरीद लें। देखिए, कभी भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, जैसे मैं ही आपको बोल रहा हूं कि ये शेयर ले लो, 100% आगे बढ़ जाएगा या ऊपर जाएगा, तो आप खुद सोचिएगा एक बार कि सर, आप ही उसमें पैसा लगाकर अपने पैसे को 10 गुना क्यों नहीं कर ले रहे हो? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो हमेशा देखिए, मैं आपको यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ टीच कर रहा हूं, बता रहा हूं कि किस वे से आप इन सारी चीजों को समझते हो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर लेने जाते हो, तो कौन सी चीजें देखनी चाहिए? तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो कि हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सीधे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर लेने से पहले हमें उस कंपनी के इन चीजों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। और ये सारी चीजें क्या इंपैक्ट डालती हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे एकदम विस्तार से। ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक चीज को। चलिए आइए, सबसे पहले यहां पर एक वेबसाइट का नाम है जो मैं आपको बता देता हूं, ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पे स्क्रीनर स्क्रीनर आप डालेंगे जैसे ही, तो ये आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि आपको दिख रहा होगा। यहां पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला है इस वेबसाइट का। ठीक है, अब हम लोग ना एक एक करके यहां पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी ने बताया कि यार तुम एक काम करो, तुम ना टाटा के स्टॉक्स ले लो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंडली जाके ले लेना है। ठीक है, नो डाउट कि चाहे मैंने ही बताया हो, लेकिन आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है, और जब तक आप अपनी रिसर्च से सेटिस्फाई ना हो जाओ, आपको वो स्टॉक्स नहीं लेना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कंपनी, जैसे मान लीजिए मैंने टाटा की बात की, तो टाटा मोटर्स हम डालते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स। अब देखो, किसी भी कंपनी को कैसे ट्रैक किया जाता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वेबसाइट की अच्छी बात क्या है ना, कि ये वेबसाइट आपको सब कुछ दे देती है। टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, चार्ट्स, एनालिसिस, उसके बारे में ये खुद एनालिसिस करके आपको दे देते हैं। उसके बाद पीर पीर मतलब क्या होता है? इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, मतलब जो सेम इंडस्ट्री में इनके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, डीवीआर, ठीक है, फोर्स मोटर, एसएमएल। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप उनसे कंपेयर करके, जैसे हम लोग जूता लेने जाते हैं तो देखते हैं ना, एडिडास का अच्छा है या प्यूमा का। भाई, जूते की कंपनी का कंपैरिजन जूते की कंपनी से ही करोगे ना। तो पीर कॉम्पिटिटर्स, क्वार्टर्स के इनके क्या रिजल्ट रहे हैं, किस तरीके से ये क्वार्टर्स में परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट लॉस इनका क्या है वो देखने को मिल जाता है। पूरी बैलेंस शीट कंपनी की आपको देखने को मिल जाती है। कैश फ्लो क्या है वो देखने को मिल जाता है। सारे रेशियोज, जो कि इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से वो लोग हैं जो इन कंपनीज में पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी का पता चला, आप गए उस कंपनी के बारे में सबसे पहले देखने। तो यहां पर आप देखोगे अबाउट का सेक्शन, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां पर। ये देखिए, ये अबाउट का सेक्शन दिख रहा है। इस अबाउट के सेक्शन में जाकर आप जब पूरा ओपन करोगे, तो यहां पर आपको उस कंपनी के सारे डिटेल्स यहां पर दी हुई है, दिख रही होगी आपको। कंपनी के बारे में सब कुछ A to Z चीजें यहां पर दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ लेना, क्योंकि आप जिस पे पैसा लगाने जा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए ना वो कंपनी काम क्या करती है। ठीक, उसके बाद अब वन बाय वन यहां पे समझते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए, आप इस कंपनी को अगर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना पैसा आपको अभी देना पड़ेगा कंपनी के मालिकों को, ताकि आप उस कंपनी को पूरा ओन कर ले। उसी को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू जितना ज्यादा होता है,
इसका मतलब यह है कि वो कंपनी उतना ज्यादा स्टेबल तरीके से काम करती है। ठीक है। अब जैसे आप इस कंपनी का मार्केट वैल्यू अगर सीआर में यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 3,67,199 करोड़। ठीक है, ये इसकी मार्केट कैपिटल है। मतलब आज अगर आपको टाटा मोटर्स कंपनी को खरीदना है ना, तो इतना पैसा आप लेकर जाइए और कंपनी को आप खरीद लीजिए। क्लियर है ये चीज? तो मार्केट कैपिटल किस तरीके से कंपनी को बताता है, ये समझ में आ गया। मार्केट कैपिटल जितना अच्छा, जितना ज्यादा रहता है, उतना कंपनी अच्छी मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद यहां पे करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब आज की डेट में इसके एक शेयर की क्या वैल्यू है, तो 1,002 रुपए की वैल्यू है इसकी। ठीक है। मतलब आज के डेट में अगर आप जाओगे तो इसके एक शेयर की वैल्यू जो है वो 1,002 रुपए है। ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग हाई और लो देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे लोएस्ट इसका प्राइस, ठीक है, साल में हो सकता है, महीने में हो सकता है, वो अभी कितना गया है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस कितना गया है। ठीक है। इससे हमें बहुत कुछ नहीं पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट में वोलैटिलिटी कितनी ज्यादा है, मतलब इसके शेयर प्राइस में कितनी ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टॉक पीई। अब सर पीई क्या होता है? ठीक है, पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब यह है, सिंपल सा, देखिए, अगर पीई का मतलब समझना है तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का ये जो पीई दिया हुआ है वो 11.4 दिया हुआ है, मतलब इसको 11 मान लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति कितने रुपए देने को तैयार है? 11 रुपए देने को तैयार है। अब इस बात को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसे एक सिंपल सी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर एक बिल्डिंग है। ठीक है। इस बिल्डिंग का जो खरीदने का, मतलब इस बिल्डिंग को आप खरीदना चाहते हैं, आपको 10 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। और अगर इस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं, आपको 12 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन आप जो है खरीद क्यों रहे हो? ताकि इससे आप कुछ रेंट कमा पाओ। अब मान लो इस 10 लाख वाली बिल्डिंग जो है आपको 10,000 रुपए दे रही है। ठीक है, मतलब रेंट जो है इसका 10,000 रुपए आ रहा है। ठीक है। और इस कंपनी से आप, सॉरी, इस बिल्डिंग से आपका जो रेंट है वो 15K आ रहा है, मतलब 15,000 आ रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि आप कौन सी कंपनी को, मतलब कौन सी बिल्डिंग को चूज करोगे या कौन सी बिल्डिंग को खरीदोगे? तो आप सोचिए कि अगर आप 10 लाख रुपए वाली बिल्डिंग को खरीदोगे तो आपका रेंट 10,000 है, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ा के आपका ये जो अमाउंट है वो सीधे 50% बढ़ रहा है, मतलब आपकी अर्निंग जो है वो 50% बढ़ जा रही है। ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं इस बिल्डिंग को खरीदूं। इसका मतलब ये है, इससे क्या समझाना चाह रहा हूं, कि कभी भी किसी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर हमें उसको खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है। हमें यह देखना चाहिए कि हमें उससे कितना फायदा हो सकता है, या हम उस कंपनी से कितना फायदा, कितनी अर्निंग कमा सकते हैं। बात समझ में आई? तो करंट जो स्टॉक पीई होता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका मतलब यह होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए जो पैसा हम देने के लिए तैयार होते हैं, उसी को बोलते हैं स्टॉक का पीई। अब एक सवाल ये उठता है कि सर इससे पता क्या चलता है? ठीक है। अब मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा समय लेके समझाऊंगा। देखिए, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर 20 रुपीज है, ठीक है, कंपनी ए है, और एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 रुपीज है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि मैं इस कंपनी के 1 रुपए कमाने के लिए मुझे इसको कितना देना पड़ेगा? 20 रुपए देना पड़ेगा। और मुझे इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 40 रुपए देना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे? भाई सीधी सी बात है, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगा।
ठीक है, क्योंकि इस कंपनी को मैं क्या बोलूंगा, ये ओवर वैल्यूड है, मतलब ये अपने कीमत से ज्यादा पे बेची जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी स्टॉक को जब हम लेने जाते हैं ना, तो ये जरूर चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो ओवर वैल्यूड हो गया है। जैसे कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं ना कि दुकान में सेम ही सामान होता है, लेकिन कहीं पे उसका प्राइस ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो हम बोलते हैं ना, अरे ये तो फालतू में महंगा बेच रहा है, इसके सामान में तो ऐसा कुछ अलग है भी नहीं। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप पैसा लगा रहे हो, तो आप ये चेक कर लेना कि उसका पीई रेशियो क्या है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये सारे मैं पैरामीटर्स आपको बताने के बाद एक और बहुत जरूरी चीज बताऊंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, इतना तो हमें सर समझ में आ गया। ठीक, अब बात होती है यहाँ पे बुक वैल्यू की। अब सर ये बुक वैल्यू क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सर व्हाट इज बुक वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बुक वैल्यू देख रहे होंगे आप, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो बुक वैल्यू देख रहे हो, इसका मतलब है 255 रुपए। अब बुक वैल्यू का मतलब ये होता है, मार्केट यदि बुक वैल्यू से कम हो तो अंडर वैल्यूड स्टॉक कहाता है, मतलब उसको हम लोग कहेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक को अगर हम खरीदते हैं तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इतना समझ में आ रहा है, हमें प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात समझिएगा कि मार्केट की, मतलब पर शेयर जो वैल्यू होती है, बुक वैल्यू इज अ पर शेयर वैल्यू, जिसको कि हम लोग कैसे नापते हैं, तो जो भी मार्केट की बुक वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे इसकी मार्केट वैल्यू 255 रुपए है, ठीक है, बुक वैल्यू, अगर आप बुक वैल्यू देखोगे 255 रुपए, ठीक है, और इसकी अभी करंट मार्केट जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ठीक है, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी होंगे मार्केट में, मान लीजिए कि इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास फॉर एन एग्जांपल 1000 होते हैं, ठीक है, 1000 होंगे तो इसकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, ठीक है, 0.2 रुपीज। या अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 10, तो इसकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, करीबन करीबन 25। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली हमारा बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू ये होता है कि टोटल कंपनीज के पास जितना भी एसेट है, एसेट मतलब जो भी उसने अपने फायदे के लिए रखा है, ठीक है, और प्लस उसके पास कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, मतलब कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्जे जो चुकाने होंगे। जब उसको हम लोग माइनस करते हैं ना, मतलब टोटल एसेट को अगर टोटल लाइबिलिटीज से जब आप माइनस करोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी ना, उसी को नेट एसेट कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम अपनी बुक वैल्यू कहते हैं। मतलब बुक वैल्यू का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, ठीक है, और आसान भाषा में और तोड़ के अगर समझेंगे कि मतलब ये कंपनी का, ऐसा कह लीजिए कि शेयर का प्राइस जो होना चाहिए ना, वो 255 होना चाहिए, कहना ये चाह रहा है। लेकिन अभी करंट प्राइस है क्या, 1000, मतलब ये अभी ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आएगा इसके अकॉर्डिंग। क्या ये बात समझ में आई कि ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आएगा किसके अकॉर्डिंग, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट। ठीक, चलिए, तो किसी भी मार्केट, किसी भी प्राइस को जब आप, सॉरी, किसी भी शेयर को जब आप खरीद रहे हो, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसकी बुक वैल्यू और उसकी करंट प्राइस क्या है। ठीक है, क्योंकि करंट प्राइस, अगर आपका ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। आपका करंट प्राइस अगर बुक वैल्यू से कम है, मतलब जैसे ये 255 है, अगर ये मान लीजिए 155 होता, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है आपका अंडर वैल्यूड है, जिसको कि हमें खरीदना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब ये होता है कि इसको अगर हम खरीदते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, ये अच्छा ग्रो तो कर रही है, लेकिन लोग उसको उस तरीके से नहीं खरीद रहे, तो अंडर वैल्यूड मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड की। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी कमा रही है, ठीक है, कंपनी कमा रही है, पैसा लगा रही है, उस पे पैसा कौन लगा रहा है, उसके इन्वेस्टर्स यानी हम लोग।
ठीक है। उस फायदे में से, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए हमसे लिए, ठीक है, उस 10 रुपए को कंपनी ने मार्केट में लगाया, जो भी किया वट एवर इट इज, ठीक है, उससे कंपनी ने 2 रुपए कमाया, और उस 2 रुपए में से जो अपने लोगों को दे दिया, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। मतलब फायदा, मतलब कंपनी ने जो मुनाफा कमाया, उस मुनाफे में से छोटा सा हिस्सा कंपनी ने अगर अपने इन्वेस्टर्स को दिया, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे डिपेंड करता है, उनके प्रमोटर्स पे डिपेंड करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम जाके बोल देंगे कंपनी को, नहीं नहीं तुमने तो हमें डिविडेंड दिया ही नहीं, तुम तो हमारे साथ धोखा कर रहे हो। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, वो कंपनी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? अब देखिए, डिविडेंड यील्ड साल भर में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया, ठीक है, साल भर में, पूरे साल में कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया, वो कंपनी के करंट प्राइस का कितना परसेंट है, मतलब जो कंपनी का करंट प्राइस है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि इसका करंट प्राइस 1,000 रुपए है, ठीक है, 1,000 रुपए है, और अगर एक सिंपल सा थोड़ा सा छोटा डिजिट करके मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एबीसी कोई कंपनी है, ठीक है, समझिएगा, उसका अगर हम लोग बात करें तो 7 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड उसने दिया है। ठीक है, मतलब एक शेयर जिसने भी उस कंपनी का रखा है, उसको साल भर में उस कंपनी ने 7 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 7 रुपए। ठीक, अच्छा, और उस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है, मतलब जैसे इसका करंट शेयर प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, वो मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, कितना है? 100 रुपए है। तो इसका मतलब कंपनी ने 7% का डिविडेंड यील्ड दिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कैसे निकालेंगे? तो भाई 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, तो यहां पर ये इससे कट जाएगा, और ये 7% डिविडेंड यील्ड होता है। तो डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी ने आपको ये 7 रुपए दिए, ये डिविडेंड कहलाएगा, और जो ये परसेंटेज है, ये बताता है डिविडेंड यील्ड को। क्लियर है ये चीज? देखिए, कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड देती है, उतना अच्छा है। तो इससे क्या फायदा होता है? देखो, डिविडेंड यील्ड पता करने से क्या फायदा होता है? हमें ये पता चलता है कि कंपनी अगर कमा रही है तो कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है लोगों को। तो भाई सीधी सी बात है, अगर दे रही है तो ये अच्छी बात है ना? तो ऐसी कंपनी में हम पैसा जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये डिविडेंड यील्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे शब्द आपके लिए नए होंगे, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए। मैं इनके लिए, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, मार्केट कैपिटल, करंट प्राइस, हाई लो, पीई, बुक वैल्यू, डिविडेंड, आरओसीई, आरओई, फेस वैल्यू, इन सब पे अलग अलग सिंगल वीडियो में भी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, और वहां पे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आती रहेगी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमको चलना होगा। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग टर्म सीखना है चीजों को, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक, फिर बात करते हैं आरओसीई की, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन, हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कंपनी एक बिजनेस को चलाने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ पैसा जो है लगाती है। ठीक है, उस एक्स अमाउंट जो पैसा कंपनी लगाती है, इस एक्स अमाउंट में सब कुछ हो गया, आपका एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, कंपनी का लोन हो गया, ओनर का पैसा हो गया, इन्वेस्टर का पैसा हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों से कंपनी जितना परसेंट रिटर्न दे रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ रहे हो? सिंपल, बहुत ही शब्द पे ही समझ में आ रहा होगा कि पूरा कैपिटल जो कंपनी को चलाने के लिए लगा हुआ है ना, उस पूरे पैसे से, उस पूरी चीजों से कितना कंपनी रिटर्न दे पा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये बात समझ में आई? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ में आया? कंपनी पूरे
अपने पूरे लगे हुए पैसे से जितना पैसा कमा के दे रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें कि इन्वेस्टर का पैसा, प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर्स, ठीक है, लोन हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कंपनी लेती भी तो है ना पैसा, लोन लेके भी तो चलाती है ना, उन सबसे जितना रिटर्न्स आ रहा है वो सब क्या हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। चलिए आरओई, अब देखो आरओसीई अलग चीज होती है, टोटल बोल रहा है। अब आरओई क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है, ओनर के टोटल जो पैसे लगे हैं उसमें से कंपनी जो रिटर्न देती है। ठीक है, अब देखो यहां पे साफ साफ समझना, कंपनी जब चलती है तो कंपनी के पास एसेट्स भी होते हैं, ठीक है, कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले समझिएगा, ठीक है, कंपनी जब कमाती है तो सबसे पहले अगर उसने जो भी कर्जा लिया होगा पहले उसको चुकाएगी, ठीक है, मतलब सारा टैक्स जमा कर देगी, ठीक है, उसके बाद उसमें से जो पैसा बचता है वो कंपनी किसको देती है, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उसके ओनर्स हैं, वो उस पैसे को फिर रखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी कंपनी का साल में नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, अब देखिए नेट प्रॉफिट का मतलब समझते हैं आप, इसमें सारा टैक्स वगैरह काट कूट के, ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल जो इक्विटी होती है कंपनी के पास, उसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, और प्लस आपको ये समझ में आ गया कि हमारा पीई रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। अब देखिए बहुत सिंपल है, अभी मार्केट का जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस है वो 1,000 रुपए है, दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंपनी जब शुरू हुई थी तो इसमें 5 लोग मालिक थे, एग्जाम्पल के तौर पे इन 5 लोगों ने कंपनी को जब लिस्ट करना चाहा, मतलब शेयर मार्केट में लेकर आना चाहे, तो इन 5 लोगों के पास 100 शेयर थे, ठीक है, कितने थे, 100 शेयर थे, हो सकता है, ठीक है, अब इस 100 शेयर को, ठीक है, इनमें से सबने कुछ कुछ हिस्सा निकाला और लेकर आए इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स मतलब जैसे हम लोगों के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया कि भाई, तो इस 100 शेयर का एक वैल्यू रखा जाता है, ठीक है, मतलब इनिशियली जो मालिक होते हैं ना, उनके शेयर का जो प्राइस या वैल्यू होता है ना, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू 2 रुपए है, इसका मतलब इनके एक शेयर का प्राइस 2 रुपए है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जब इसको मार्केट में लाएंगे तो 2 रुपए पे ही लाएंगे। भाई अगर चीज मेरी है तो मैं उसको 1,000 रुपए पे इंट्रोड्यूस करूं, मैं उसको 1 लाख पे इंट्रोड्यूस करूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स का मतलब जो कंपनी के इनिशियल ओनर्स होते हैं, वो जिस प्राइस पर अपने शेयर को वैल्यू देते हैं ना, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का जानना क्यों जरूरी है, कभी भी जब कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो फेस वैल्यू पर देती है, करंट मार्केट प्राइस पर नहीं देती है। जैसे कंपनी ने बोला कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर जब भी बोल रहा हूं मतलब हम लोग इन्वेस्टर्स को 100% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो 100% यानी 2 का 100%, बात समझ में आई, 2 का 100% होगा, ना कि 1,000 का 100% होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है। तो इतना, ये सिर्फ जो मैंने आपको डेटा दिया है, ठीक है, अब आपको समझना है कि इस डेटा को यूज कैसे करेंगे। देखो, अब हमने जो आज पढ़ा, ठीक है, हमने कौन कौन से, अगर आप देखोगे तो हमने कौन कौन से रेशियोज, कौन कौन से फैक्टर्स आज पढ़े हैं, इसको जरा देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमने मार्केट कैपिटल देखा, ठीक है। अब देखो जब शेयर लेते हैं तो क्या करते हैं, मार्केट कैपिटल देख लिया, उसके बाद हमने पीई देख लिया कंपनी का,
पीई देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बुक वैल्यू देख लिया, बुक वैल्यू से हमें अंडर वैल्यूड कंपनी का पता चलता है कि कंपनी अपने रियल प्राइस से कितना ऊपर कितना नीचे है, ठीक है। फिर हमने डिविडेंड देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देख लिया, कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, ठीक है। बस ये 6 फैक्टर्स है, ठीक है, सॉरी 5 फैक्टर्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी हम कंपनी को देखते हैं तो किसी एक फैक्टर को देखकर फट से पैसा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, अच्छा मार्केट कैपिटल सही है, ठीक है, डन। पी रेशियो भी इसका अच्छा है, ठीक है, डन। बुक वैल्यू भी अच्छा है, ठीक है, डन। अगर डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, ठीक है, डन। आरओई भी अच्छा है, ठीक है, डन। यानी 5 हमारे कसौटी पर अगर कोई शेयर उतर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा शेयर है यार, उसको लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये चीज। आज ये सिर्फ क्लास 1 है, अभी इसी की क्लास 2 जिसमें की यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्या बताने वाला हूं पहले देख लीजिए ध्यान से। तो उसमें मैं आप लोगों को ये आगे के जो और फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब इसमें और भी चीजें हैं, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, इसमें ये सारी चीजें हैं, चार्ट्स, ठीक है। चार्ट्स को कैसे वहां पे एनालाइज करना है वो टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। कंपनी के पीर कॉम्पिटिटर्स जो हैं कंपैरिजन वो देख लेंगे, ठीक है, उसको कैसे देखा जाता है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने होंगे, ये हम लोग इसी क्लास की सेकंड क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। फिर प्रॉफिट लॉस कैसे चेक किया जाता है कंपनी का, ठीक है। डिविडेंड देखो कंपनी ने कब कब कितना कितना परसेंट डिविडेंड दिया है, वो सारी चीजें। बैलेंस शीट हम देख लेंगे, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, कैश फ्लो देख लेंगे कि कंपनी में कितना कैश फ्लो है, ठीक है। रेशियोज की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे डेब्टर डेज कितना है, इन्वेंटर्स डे कितना है, कंपनी अगर किसी से माल ले रही है तो उसका पैसा कितने दिन में दे रही है, ठीक है, वो सारी चीजें देख रहेंगे, ठीक है। फिर कंपनी में कौन कौन से लोग हैं जो पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो प्रमोटर्स यानी जो मालिक हैं, मालिक जब अपना शेयर कम करते जाते हैं कंपनी में तो इसका क्या मतलब है, जब वो शेयर बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है, कंपनी अच्छी है बुरी है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिस भी स्टूडेंट ने या जिस भी हमारे इन्वेस्टर ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने पूरा बताया भी हुआ है, आप जाके वहां पे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके बाद अब देखिए, अब सारी चीजें नॉलेज आपको मिल रही है तो आप खुद से एनालाइज करके अपने पैसे को सही जगह अपने रिस्क के अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट